हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फी फैक्ट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आया था एक मॉक टेस्टों की सीरीज़, जिसमें से पहला मॉक टेस्ट आज मैं कराने जा रहा हूं, जिसमें से 25 क्वेश्चन होंगे। अगर आप अपना स्कोर गेन करना चाहते हैं या अच्छा स्कोर करना चाहते हैं डिफेंस के एग्ज़ाम में, जैसे कि एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, एयरफोर्स हुआ, नेवी के जितने भी एग्ज़ाम हैं और एयरफोर्स के भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, आर्मी का हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड का हुआ, तो इन सभी में आप अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हो या 20+ या 25 आउट ऑफ 25 स्कोर लाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आओ चलते हैं, पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है, क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा कि चालक का जो प्रतिरोध है, आर का मान, वो निर्भर करता है कि रो एल अपॉन ए, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और विशिष्ट प्रतिरोध पर। ठीक है ना। लंबाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है, देखो यहाँ पर टेम्परेचर और दिया है। आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। जब आप ताप और प्रतिरोध के बीच रिलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि जो प्रतिरोध है वो ताप पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये तीनों पर निर्भर करता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि 60 वाट का बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाया जाए तो व्यय हुई ऊर्जा होगी। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो या टॉपिक पढ़ते हो, यूनिटों की संख्या, ये वही है। या तो कह लो व्यय ऊर्जा या कह लो यूनिटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यूनिटों की संख्या का, U बराबर VIT/1000। ये कब के लिए है, जब किलोवाट घंटा में पूछी जाती है। अगर वाट घंटा में पूछी जा रही है तो हम 1000 का भाग नहीं देते हैं। तो यहाँ पर V का मतलब वोल्ट, I का मतलब धारा, V का मतलब वोल्ट या विभवांतर या विभव, और T का मतलब समय। तो यहाँ से देखो, इसमें वाट दिया है, इसका मतलब है ये कब के लिए, अगर आप यहाँ तो वाट दिया है, मतलब वाट का मतलब VI, क्योंकि आपने पढ़ा होगा P बराबर VI। तो यहाँ पर VI का मान पूरा दिया है, जैसे आप वाट से दर्शाते हो। ठीक है ना। तो P बराबर VI तो दिया है, T भी दिया है। अगर आपसे अलग अलग देता, जैसे कि 200 वोल्ट और धारा भी दे देता 4 एम्पियर 5 एम्पियर, तो तब ये वाला फॉर्मूला लग जाता। अब यहाँ पर इंक्लूड करके दिया गया है, तो इसलिए हम VI को जो वह VI का मान कितना दिया है, 60 दिया है। तो यहाँ पर VI का मान कितना लेंगे, 60 इंटू कितने घंटे जल रहा है, 4 घंटे, और कितने दिन है, ऐसा ही 30 दिन तक किया गया है, और अपॉन में 1000। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 12, 30 का गुणा 4 से करोगे तो 12, 120 हो जाएगा। 120 का गुणा 60 से करोगे कितना हो जाएगा, 72। तो 7200 आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना है, 1000। 1000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा नीचे, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहना चाहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहना चाहता है कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या है। आपने पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा होगा कि जो पृष्ठ तनाव होता है, जिसे हम टी से दर्शाते हैं, वो क्या होता है, एकांक लंबाई पर लगाया गया बल। एकांक लंबाई पर लगाया गया बल ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। यहाँ से हम इसकी विमा निकालेंगे, तो विमा के बल की विमा हो जाएगी MLT-2, और लंबाई की विमा L होती है, L से L कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, MT-2 इसकी विमा आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है, MT-2 होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखो, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान,
स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। आप जब घर्षण चैप्टर को पढ़ते हो तो वहाँ पर बताया जाता है कि स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है वो सीमांत घर्षण होता है। सीमांत घर्षण की ही डेफिनेशन होती है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगाएं जिससे कि आपकी तैयारी का पता चलता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी, जिससे कि क्वेश्चन देखो आज के टाइम पर चल क्या रहा है। आज के टाइम पे चल रहा है कि टाइम का मैनेजमेंट अगर जिस बंदे ने सही कर लिया ना तो उसका एग्ज़ाम क्लियर है। और जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो फिजिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आती है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर न्यूमेरिकल आने लगे हैं इस टाइम पर। आप देख रहे होंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेटों में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल रखूँगा और थ्योरी के क्वेश्चन कम रखूँगा। ठीक है ना। तो आज का पहला जो मॉक टेस्ट है वो लगा लेना। ऐसे ही सप्ताह में 2 या 3 मॉक टेस्ट आया करेंगे, उनको लगाना है और आप अपनी तैयारी को इससे क्या है बेहतर कर पाएंगे। और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजना है ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि 60 kg वजन की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रही है, तो संवेग का मान क्या होगा? तो संवेग पूछा है आपसे। संवेग आपने पढ़ा होगा कि P बराबर क्या होता है? एम बी होता है। तो P बराबर एम बी होता है। इसमें डायरेक्ट मल्टीपल किया गया है 60 इंटू कितने का? 10 का। कितना हो जाएगा? 600। 600 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड इसका क्या होता है? मात्रक होता है संवेग का, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है ये। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें मेरे साथ साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहना चाहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड, एक हल्का पिंड है और एक भारी पिंड है, दोनों के जो संवेग हैं वो समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? आपको बतानी है कि गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी। आपने गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। देखो आपको यहाँ पर संवेग समान दिया गया है, इसलिए आपको संवेग से रिलेट करना पड़ेगा पहले गतिज ऊर्जा को, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर, एम से डिवाइड कर दो और एम से ही मल्टीपल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? जब हम एम से डिवाइड करेंगे तो एम से भाग देंगे तो ये एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? एम का भाग दे देंगे, ये क्या बन जाएगा? 1/2 पी स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे एम हो जाएगा। देखो पी को तो समान दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या दिया है? समान। तो इससे रिलेट नहीं करना है, आपका डिफरेंट दिया है द्रव्यमान। तो के इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/m के। के इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/m बोल सकते हो, या के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m बोल सकते हो। तो इसका कहने का मतलब है कि यदि m का मान कम हुआ तो k का मान ज़्यादा होगा, यदि m का मान ज़्यादा हुआ तो k का मान कम होगा। आप यहाँ पर आपको अधिक ऐसे पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इसका मतलब है हल्के पिंड, हल्का पिंड मतलब जिसका द्रव्यमान कम है, तो हल्का पिंड का ही द्रव्यमान कम होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि रेखीय वेग नियत रहे। अब क्या कह रहा है कि रेखीय वेग नियत रहे तो कोणीय वेग किसके समानुपाती होगा? तो कोणीय वेग किसके समानुपाती होगा? आपने पढ़ा होगा रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, v बराबर होता है आर ओमेगा। यहाँ से रेखीय वेग को नियत बता रहा है, तो जो ओमेगा का मान है, जो कोणीय वेग का मान है, वो किसके इन्वर्सली हो जाएगा? आर के। तो 1/r इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी भी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चनों के न्यूमेरिकल सॉल्व करो अगर आपको टाइम का मैनेजमेंट सही करना है तो क्वेश्चन नंबर 8 को सही से देखना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो देखते हैं क्या दिया गया है। एक कार की तय की गई कुल दूरी का 2/5 भाग v1 चाल से
और शेष 3/5 भाग v2 चाल से तय करती है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करें। आपने औसत चाल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि कुल दूरी बट्टे कुल समय क्या कहलाती है, औसत चाल। यहाँ से देखो मान कर चलते हैं हम, जो दूरी है वो कुल दूरी क्या है, x मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो साथ ही साथ करना है और रफ पेन लेके उसमें करते जाना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो इसलिए मैं इरेज करूँगा कुछ चीज़ें। तो हम औसत चाल निकालेंगे, वी बार या वी एवरेज से हम दर्शाते हैं। तो कुल दूरी क्या हो गई, x, और कुल समय निकालना है। देखो कुल समय दो भागों में डिवाइड होगा। अब आप देखते हैं कि जो 2/5 है, एक भाग तो 2/5 है, तो x का 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5x, और बचा क्या, 3/5, 3/5, तो अगला क्या हो जाएगा, 3/5x, x का 3/5x। तो ये क्या हो गई, दूरी हो गई। और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x, इस वाले के लिए 2x/5 दूरी हो गई, और चाल क्या हो जाएगी, v1 चाल से। और जो दूसरी है वो क्या हो जाएगी, 3x/5 3x/5 अपॉन v2 चाल से। तो ये हो जाएगा समय। तो कुल दूरी बट्टे कुल समय, समय क्या है, 2x/5 अपॉन v1 प्लस 3x/5 अपॉन v2, यहाँ पर v1 है, ठीक है ना। ये तो ये हो जाएगा। अब हम इतना सारा इतना नोट कर लो पहले। इतना नोट करने के बाद आप क्या करते हैं, इस पे जगह नहीं है इसलिए हमको इरेज कर देते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसे। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है कि जो औसत चाल है वो b बार बराबर क्या लिखाई थी अभी, 2x/5 प्लस 3x/5, ये अपॉन v1, ये अपॉन v2 था, अपॉन x था। जब आप इसे सॉल्व करो, देखो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से ये हो जाएगा आपका x/2x/5, यहाँ से v1 ये हो जाएगा 2x/5v1 प्लस 3x/5v2। यहाँ 5v1 और 5v2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 5v1v2। यहाँ क्या बचेगा, देखो 5v1, अब एलसीएम लेके सॉल्व करो, 5v1 से 5v1 कट जाएगा, v2 बचेगा, तो 2xv2 बचेगा। यहाँ ऊपर तो x चल ही रहा है, उसे बाद में लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या बचा, 3xv1, ठीक है ना। और ये ऊपर x चल ही रहा है आपका, तो ये आ जाएगा। जैसे देखो x यहाँ पर है, x ये है, x ये है, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर ये जो है ऊपर पहुंच जाएगा 5v1v2। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5v1v2 अपॉन, अब यहाँ पर देखो 3v1 है, 3v1 प्लस 2v2 है, तो 2v2, इसका आंसर आ जाएगा ये। तो आपने देखा होगा, तो आंसर इसका डी आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो आंसर सही कर लो डी, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, जो एक दो क्वेश्चन है जो अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं जो, ठीक है ना। तो इसे आपको छोड़ना नहीं है, बस आपको कंसेप्ट बताना, कुल दूरी बट्टे कुल समय लगाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी का मान आप पढ़ते हो, एफ जी बराबर G m1m2/r²। अगर आप क्या कर रहे हो, दूरी को दोगुना कर रहे हो, दूरी को दोगुना कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ आर की जगह आप क्या लिखोगे,
2r लिखोगे, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में, तो 1/4 हो जाएगा। आंसर डी आ जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ कौन सा पदार्थ है? तो आपने प्रत्यास्थता चैप्टर में पढ़ा होगा कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है क्वार्टज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहना चाहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है, जल का ताप बढ़ने पर लकड़ी का आभासी भार क्या हो जाएगा? देखो आभासी भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लकड़ी का टुकड़ा जब जल में तैर रहा है और जल का ताप अगर बढ़ा दें, ताप को हम चेंज कर दें, तो आभासी भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पर, समान रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहना चाहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत ताप क्या होगा? आंसर नंबर हम चेक करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपने पढ़ा होगा जब भी आप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला पढ़ते हो, रिलेशन पढ़ते हो, तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर होता है आपका F-32/9, ठीक है ना। इससे आप सॉल्व करोगे तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 25/5 बराबर F-32/9। 5 से 25 5 बार कटेगा, तो 5 बराबर F-32/9। 9×5 = 45 बराबर F-32। F बराबर 32 इधर आ जाएगा तो 45 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 6 7 और 4 और 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो F बराबर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या आ रहा है इसका आंसर? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है आपसे? तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 60 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम 0.01 मीटर है। इस कण का अधिकतम त्वरण क्या होगा? आपने पढ़ा होगा कि जब आप जो चैप्टर पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा होगा कि जो अधिकतम त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, अधिकतम त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर होता है ए ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ए आयाम, ओमेगा स्क्वायर कोणीय वेग या कोणीय चाल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, या जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें आवृत्ति ओमेगा का जो मान है वो क्या है, आवृत्ति जो 60 हर्ट्ज दे रखा है। यहाँ से बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ए का मान दे रखा है 0.01 इंटू ओमेगा। देखो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जो है, ओमेगा जो है कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति होती है। इसे आवृत्ति के फॉर्म में लिखने के लिए 2πn लिखते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn या 2πf, ठीक है ना। इसका भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 2 का वर्ग 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एन का मान कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 3600, तो 3600 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसे सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे इससे 0.01 से ये 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, ठीक है ना, ये 2 जीरो कट जाएंगी, बचा 36 गुणा 4 करोगे तो 144 हो जाएगा और पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। और देखो इसमें दो ऑप्शन एक ही जैसे हो गए हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसका जो आंसर है वैसे आपको ने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ जाएगा 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहना चाहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विद्युत आवेश के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है। विद्युत आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। कूलाम का नियम क्या होता है कि अगर मान के चलो दो बिंदु आवेश हैं, ये इनके बीच की दूरी r है, इन पर आवेश q1 q2 हैं, तो कूलाम का नियम कहता है कि F बराबर जो होता है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो डी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। दो आवेश हैं, एक दूसरे से डी दूरी पर हैं। यदि दोनों के मध्य D/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दें तो प्रभावी बल होगा। देखो, D/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रखी जा रही है। बस आपको तांबे पर ध्यान देना। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जब माध्यम में बल का फार्मूला होता है वो FM बराबर F अपॉन क्या होता है, निर्वात या वायु में बल अपॉन K। यहाँ जो K होता है वो प्रावैद्युतांक होता है। मैंने पढ़ाया है या जिस जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ टीचर ने पढ़ाया होगा कि प्रावैद्युतांक होता है, और जहाँ पर धातु के लिए K का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो तांबे के लिए तांबा एक क्या है, धातु है, तो K का मान इनफाइनाइट होगा। जब इनफाइनाइट का किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है आंसर, जीरो। तो इसका जो आंसर है वो जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जीरो दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी होती है, देखो शक्ति सदिश राशि नहीं होती है, धारा भी नहीं होती है। धारा में दिशा तो होती है लेकिन ये सदिश नियमों का फॉलो नहीं करती है, इसलिए धारा नहीं होती है। वाट इन धारा भी नहीं होती है। ये तो धारा घनत्व तो आपने पढ़ा होगा, धारा घनत्व तो करंट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर धारा घनत्व तो एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। अब तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहना चाहता है, या क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। फैराडे के जब आप द्वितीय नियम को पढ़ते हैं तो वो बताया जाता है कि वो ऊर्जा संरक्षण का नियम का फॉलो करता है। किसका, ऊर्जा संरक्षण के नियम का फॉलो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एल लंबाई एम चुंबकीय आघूर्ण की क्षण को मोड़कर अर्ध वृत्ताकार बनाया गया है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। जब भी आपने न्यूमेरिकल किए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। मान के चलो पहले कोई क्षण है, ये क्षण हो गई जिसकी लंबाई है कैपिटल एल लेके चलते हैं, ठीक है ना। कैपिटल एल लंबाई की एक क्षण है, तो इसका जो क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा, एम बराबर स्मॉल एम इंटू एल, ठीक है ना। अब यहाँ से आप स्मॉल एम का मान निकालो। स्मॉल एम का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, ठीक है ना। अब इस क्षण को हमने मोड़ दिया है अर्धवृत्ताकार में ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे। तो इसका जो रेडियस मान के चलते हैं वो आर है, और ये भी आर हो जाएगी, तो पूरी क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी व्यास, ठीक है ना ये। अब यहाँ से देखो, जो इस एल को ही अर्धवृत्त बनाया गया है, तो इस एल का मान किसके बराबर होगा, इस अर्धवृत्त की परिधि के बराबर। तो एल बराबर अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर। पूरे वृत्त की परिधि 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर। यहाँ से आप किसका मान निकालोगे, आर का मान। आर बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन पाई। एल अपॉन पाई, ठीक है ना। अब देखो, जब हम अर्धवृत्त बना देते हैं तब के लिए चुंबकीय आघूर्ण पहुंचाए, तब के लिए चुंबकीय आघूर्ण एम डैश हो जाएगा। एम डैश बराबर हो जाएगा स्मॉल एम, जो ध्रुव प्रबलता है वो तो बदलेगी नहीं, इंटू 2R, ठीक है ना। अब देखो, एम का मान यहाँ से रखो, एम अपॉन एल, कैपिटल एम अपॉन एल इंटू 2, और आर का मान रखो एल अपॉन पाई, एल अपॉन पाई। एल से एल कैंसिल, जब एल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा आपके पास, 2m बचा, और नीचे बचा पाई। तो 2m अपॉन पाई किस में आ रहा है, 2m अपॉन पाई बी ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है,
भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारतवर्ष में आपने पढ़ा होगा, जब भी आप अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है कि जो भी सभी घरों में, इंडिया के सभी घरों में जो भी करंट अप्लाई किया जाता है वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति पे किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि समतल दर्पण की शक्ति होती है, क्षमता क्या होती है समतल दर्पण की शक्ति? आपने शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी बराबर क्या होता है? 1/f। पी बराबर 1/f। और एफ फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी कितनी होती है समतल दर्पण की? अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है तो शक्ति कितनी आ जाएगी? 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शक्ति 0 हो जाएगी, क्योंकि 1/अनंत, 1/अनंत, अनंत का हम किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है? आंसर 0 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, गतिज ऊर्जा ई के एक इलेक्ट्रॉन से संबंध द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी। द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है? लैम्ब्डा से जिसे दर्शाते हैं। लैम्ब्डा बराबर क्या होता है? लैम्ब्डा बराबर होता है आपका h/p। यहाँ से p का मान अगर हम देखें तो गतिज ऊर्जा से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा ई दे रखी है, p का मान क्या था? अभी अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे करके आए, उससे निकाल सकते हैं। तो p बराबर जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था एक, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिया था? हम यहाँ ई से लेते हैं। ई बराबर क्या पढ़ा था हमने? 1/2 p² m पढ़ा था। ठीक है ना, यहाँ से संवेग पी संवेग ही है, यहाँ से क्या करोगे तो p² बराबर हो जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा 2m, और यहाँ से 2m और e या ई 2em, यहाँ से p अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2em आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2em किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो p का मान अंडर रूट 2em रख दो, h/ ऊपर है ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये होती है द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि बल की दिशा में कण के बल और विस्थापन दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो कार्य क्या होगा? कार्य आपने पढ़ा होगा, W बराबर F/S। बल गुणा विस्थापन, बल को भी दोगुना किया जा रहा है, एस को भी दोगुना किया जा रहा है। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहना चाहता है कि एक परमाणु जिसका Z बराबर 82 है, परमाणु क्रमांक की प्रथम बोर त्रिज्या कितनी है? R है, इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी। तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी ये पूछा गया है आपसे। तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या, जैसे मान के चलो बोर त्रिज्या R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है R0² के, सॉरी N² R0 की। ठीक है ना, ये होती है। तो यहाँ N की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? तीसरी कक्षा के लिए। तो R का जो मान होगा, यहाँ पर R बोर त्रिज्या लिख लो। ठीक है ना, ऐसे लिख लो, R बोर त्रिज्या ऐसे करके, तो कितना होगा? ये हो जाएगी N² के बराबर। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। तो 9 आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका? प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। आप पढ़ते हो तरंग प्रकाश की में, ठीक है ना, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जब आप किरण प्रकाश की पढ़ते हो तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो दिखाई दे या पढ़ा होगा या दिखाई देता होगा क्वेश्चनों में कि एक एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो कम से कम अगर हमें अपना संपूर्ण प्रतिबिंब किसी दर्पण में देखना है पूरा, तो हमें h/2 उसकी हाइट का आधा, व्यक्ति की हाइट का आधा दर्पण लेना चाहिए। ठीक है ना, तो h/2 किसा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ये आपके 25 क्वेश्चन आज का मॉक टेस्ट पूरा हो चुका है। इस मॉक टेस्ट को लगाना ना भूलें, और
इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी भला हो सके, जो बहुत रुपए पे करते हैं किसी बैच के लिए। हम ये सीरीज़ इसलिए लेके आए हैं कि आपका बेनिफिट हो और आप सिलेक्शन के बहुत करीब जाएं और सिलेक्शन ले सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।